हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 9 का भूगोल चल रहा है, जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कराया जा चुका है, जो कि छोटा चैप्टर था। तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे। उससे पहले बता दें कि क्लास 6, 7 और 8 का ज्योग्राफी पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। बुक से लाइन बाय लाइन रीड करवा के और समझाने का भी कोशिश किया गया है। तो आप लोग अगर वो भी नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं जिसको ये नीड है। ठीक है। और रही बात इसमें बॉयज़ का थोड़ा सा इशू है हो रहा है, बहुत ही जल्द बॉयज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, बॉयज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। बस भूगोल तक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन क्लास जो नेक्स्ट होने वाला है 10 क्लास से बॉयज़ का इशू एकदम नहीं रहेगा, पूरा अच्छे से फ्रेश बॉयज़ आएगा। 10 क्लास का ज्योग्राफी जो स्टार्ट होगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तब इस बॉयज़ में भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बॉयज़ का दिक्कत हो ही रहा है तो वैसे अब 10 क्लास से जो हम ज्योग्राफी के स्टार्ट करेंगे, बॉयज़ एकदम क्लियर रहेगा, कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं रहेगा। आप लोग फ्रेश रीड कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलिए, और जो न्यू जो रहे उसको बता दें कि यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन करके बुक से पढ़ा रहे हैं, जो कि ओरिजिनल बुक है एनसीईआरटी का है। और न्यू बुक है, न्यू पैटर्न स्टैंडर्ड जो है 2023-4 का है ना, न्यू बुक है। तो आप लाइन बाय लाइन रीड करेंगे इसमें, बस ठीक है। जो बुक है वही पढ़ेंगे हम लोग, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बोलना नहीं है, उस बुक का ही पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो ये हो गया एक तरह से बुक पढ़ना। 6 से लेकर 12 तक हम ऐसे करेंगे हर सब्जेक्ट का। जैसे अभी ज्योग्राफी कम हो रहा है, उस वक्त बहुत ही जल्द फिर इतिहास का भी होगा, फिर साइंस भी उसमें रहेगा, फिर पॉलिटिकल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं अगर आप लोग को प्रॉफिट लगे तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2, जो कि एनसीईआरटी भूगोल क्लास 9 का है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं का दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बड़ा ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंपों ने है ना इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलकृतियाँ है। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटी तथा तेज बहने वाली नदियाँ है ना, सारे के सारे इसमें है। ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। आप समझ जाएंगे। उससे पहले हम चित्र 2.1 देख लीजिए, हिमालय का चित्र है। ठीक है, हिमालय का चित्र आप देख सकते हैं 2.1 में हिमालय। देखिए, हिमालय तो यहाँ है ही पर्वत। ठीक है, तो यहाँ तक हिमालय घिरा हुआ है अपना, जो इंडिया तक मानचित्र में जो आ चुका है। क्या है, काराकोरम, ये सब हिमालय का ही पार्ट है। इसमें आप देख सकते हो, जो भी ये रेड कलर का किया हुआ है सब हिमालय के है ना, विस्तार को देख सकते हो आप। चलो उसके बाद देखेंगे यहाँ क्या है, मुख्य भौगोलिक वितरण। यहाँ से हम लोग रीड करेंगे, जो कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ब्लू कलर में लिखा हुआ मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला के हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके पढ़ेंगे। जो अब 6 तक देखिए पॉइंट क्या क्या है। पहला हिमालय पर्वत। अब देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है।
अभी आप फिर से रीड करना जरूरी हो जाता है अगर नहीं समझे तो। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला। क्या है? बलित पर्वत। हमारे हिमालय में जो है इस बलित पर्वत के नाम बोलेंगे, इसको बलित पर्वत में है, कैटेगरी में है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। सिंधु नदी समझ में आ रहा होगा आपको, इस सब तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। यह 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट बात है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, हमारे इसमें 3 भागों में बांटा गया। पहला सबसे उत्तरी भाग में, उत्तर यानी ऊपर में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर तक औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। अब देखिए, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर है। उसके बाद देखिए, हिमालय के सबसे जो मुख्य शिखर क्या है, उत्तरी भाग में ही है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। अब हिमालय का ही शिखर है, सब याद रखें। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे तक? नेपाल में है। देखिए, हिमालय जो क्या है और विदेशों से सटा हुआ निकलता है। ठीक है, तो इसलिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 हो गया। कंचनजंगा भारत में है। कंचनजंगा क्या भारत में 8598 है ऊंचाई उसका मीटर में। मकालू का नेपाल में है और धौलागिरी का नेपाल में है। मकालू और धौलागिरी नेपाल में, याद रखेंगे। कंचन है ना, कंचनजंगा क्या पे भारत में है, 8598 याद रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8848, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। और धौलागिरी हो गया और मकालू का नेपाल में। उसके बाद देखिए, यह नंगा पर्वत देख सकते हैं, भारत में नंगा पर्वत है, भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भी भारत में है। नामचा भरुआ भारत में है। गुरुला है ना, मानदता नेपाल में है। तो हम लोग चले इसको याद कर लेते हैं कि नेपाल में पहले क्या क्या है। देखिए, नेपाल में मकालू, धौलागिरी, ठीक है। उसके बाद है अन्नपूर्णा और गुरुला मानधाता, ये नेपाल में। भारत में क्या क्या है पहले जैसे देख लो, नामचा भरुआ, कामेट है ना, नंदा देवी, नंगा पर्वत, उसके बाद क्या था, कंचनजुंगा, ये सब भारत में है, आप याद रखेंगे। चलो, उसके बाद देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। तो हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय का निम्न हिमालय के नाम से जाना जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तनशील शैलियों से हुआ है। ठीक है, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अब देख सकते हैं, सबसे पीर पंजाल और धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, है ना। हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू के घाटियाँ स्थित हिमालय में, है ना। और कश्मीर की घाटी तो पता ही है आपको, सुने हैं। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखेंगे। अब देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहते हैं शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यह घाटियाँ बाजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को धून के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखेंगे, क्या है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून। देखिए, आप एक बात याद रखो, ये जो अभी रीड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, फिर से हम लोग देखेंगे।
इतिहास है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यह घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को आप देखो कहाँ का किसके बीच स्थित है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को धून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध धून है देहरादून, है ना, कोटली धून तथा पाटली धून। आप तो देहरादून सुने ही होंगे, और धून सुन लो, कोटली धून और पाटली धून याद रखेंगे, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध धून है जो देहरादून, कोटली धून और पाटली धून है, जो क्या निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित है। अब यहाँ देख सकते हैं वही हो गया भारत का जो यहाँ पे है ना हिमालय का जो दिखा रहा है, इसमें शिवालय का श्रेणी भारत में ही है। काराकोरम सब देख सकते हो, अरावली श्रेणी देखो, विस्तार देख सकते हो आप कहाँ का, सतपुरा श्रेणी, महादेव पहाड़िया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीलगिरी पहाड़िया, तो सारा का सारा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, पर्वत श्रेणी जो रेड कलर का लाइनिंग है पर्वत के लिए है, याद रखेंगे, ठीक, सब पर्वत है आप इंडिया में जो है, ओके। विंध्या श्रेणी, सतपुरा, अरावली श्रेणी, है ना, सुलेमान श्रेणी उधर हो गया आपका पाकिस्तान में, और कुनकुल श्रेणी, है ना, पामर ग्रांति, हिंदू कुश, ये सब आप देख सकते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ इसमें देखिए यहाँ पे हाँ इसी से आया हुआ है जो पाटलिधुन तक है, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे, सॉरी। चलो देखते हैं, पाटलिधुन हो गया, उसके बाद यहाँ से हम लोग रीड करते हैं। साथ फैला जाता है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। चलिए आप समझ रहे होंगे, हम यहाँ से जब रीड कर रहे थे तो आप यहाँ से रीड करना होगा, सॉरी यहाँ से रीड करना होगा, ओके। हिमालय पर्वत आप देख सकते हो 2.3 में हिमालय, ठीक है, कैसा दिखता है हिमालय। अब देखिए इस उत्तर दक्षिणी के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इस कश्मीर तथा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एग्जाम दिए तो इस आ चुका था, ठीक है। देखिए सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय, है ना, ये भी याद रखेंगे। और पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय सब देख लिए हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी को नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दियांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्र नाम पता कीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दियांग महाखड्ड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के, है ना, पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्व राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बालुआ पत्थरों जैसे अपसादित शैल है से बनी होती है। यह घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटी के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। पूर्वांचल में क्या है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है पूर्वांचल में। अब देखिए उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी मैदान क्या है, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियाँ क्या क्या है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी से बनी है उत्तरी मैदान। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख किलोमीटर के क्षेत्र तक है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। क्या उत्तरी
ब्रह्म उत्तरी मैदान है। और ये कौन नदी से बने? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखेंगे। और ये देख सकते हैं चित्र, उत्तरी मैदान का एक चित्र है, ठीक है। और अब क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। कौन सी नदी में? माजुली। आप सुने होंगे, ऐसा समझो कि ब्रह्मपुत्र नदी में ही है माजुली। अब देखिए, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्ध एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत की सबसे अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदी द्वीप का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यह नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बाढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। अब वितरिका हम देखेंगे चित्र में, वितरिका किसे कहते हैं। अब क्या आप जानते हैं? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजा भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच तथा आप का अर्थ है पानी। तब समझ गएंगे बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। देखिए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी क्या है? सिंधु तथा इसकी सहायक नदी क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, है ना, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। अब गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा के मैदान का विस्तार क्या? घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसकी पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसकी उच्चावच से बनी किसी विविधता वाले समतल स्थलों के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर इस उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भावर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में यह सरिताएं एक नदी पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि युक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वो नदियों को बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनादार निक्षेपण पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादार कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए यह उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण बना था। क्या? प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, याद रखेंगे, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चोरी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तो ढक्कन का पठार। अब याद रखेंगे, प्रायद्वीप पठार में क्या है? मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार प्रायद्वीप पठार में ही है, ठीक है। अब देखेंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है,
ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। देखिए सब इम्पोर्टेंट है, आप फिर से वो रीड करेंगे कि इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन सा है, चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन। क्या क्या है इस क्षेत्र में बहने वाला नदी, चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। ठीक है, कौन सा, पारादीप पठार के आसपास वाला क्षेत्र में बहती है। इस प्रकार वह क्षेत्र है, ठीक है, वह क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। उससे पहले आप देख सकते हैं, चित्र को देख सकते हैं 2.6 में पारादीप पठार कैसा है। तो पारादीप पठार क्या है, पठार के नीचे से पानी निकल रहा है, एक तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, विलुप्त होकर पठार से निकल रही है। चलिए आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे है कि ढाल को दर्शाती है। मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्व विस्तार को स्थलीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा वाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। देखो दक्षिण का पठार के एक त्रिभुजाकार भूभाग है छोटा नागपुर, याद रखेंगे, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा का श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला उसके पूर्व विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उच्चार कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक वंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी तथा है ना जयंतिया है। अब याद रखेंगे ये सब क्या, गारो, खासी सब मेघालय में स्थित है, याद रखेंगे। मेघालय क्या है, देखो यहाँ पे फिर से रीड करो। मेघालय जो है कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर काचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो, खासी तथा जयंतिया है। अब दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम से सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है, वह सतत है तथा उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। अब देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी छाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यह अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला नदियों ने इनके काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर अर्ध हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न अस्थिर नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी तथा डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। तो अनाईमुड़ी सबके पहाड़ों का श्रृंखला है तथा डोडा बेटा। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर क्या है, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय तथा जावेडी का पहाड़िया है ना, जावेडी का पहाड़िया स्थित है। अब देखिए उदंग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडानकल जैसे प्रसिद्ध पहाड़िया नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके अब देखिए प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। कहाँ पाया जाता है दक्कन ट्रैप, प्रायद्वीप पठार की, है ना। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शेल अग्नीय है। वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली के पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक आपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ है। चलिए उसका आगे देखते हैं, ठीक है। अग्निशैल वास्तव में इन शेलों के समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ तक तो रीड कर लिए हैं। अब अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक आपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। अब देखिए भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक है।
थार जो है क्या भारत में एक तरह का अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सारिता दिखाई देता है और उसके बाद वह बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान जो कि आंध्र चंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरकान के समूह को देख सकते हैं। तो ये क्या है, भारतीय मरुस्थल। आप देख सकते हो कैसा दिखता है। तो ठीक है, चलो अब देख लिए इतना तक। ये सब देख लिए थे हम लोग। दक्षिण पूर्वी विशेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ है ना, ये सब देख चुके थे। स्थित है जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों के स्थित मानचित्र में है। हाँ, ये सब देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके तटीय मैदान। देखिए, तटीय मैदान पराधी पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टिया का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। देखिए, तटीय मैदान समझ में आ रहा है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। तो तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कोंकण, जैसे मुंबई तथा गोवा हो गया है ना, और मध्य भाग को कन्नड़ मैदान तथा दक्षिण भाग को मलाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान क्या चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है ना। उत्तरी भाग में उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, बड़ी नदियाँ जैसे महावरी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशालता डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, चिल्का झील। ठीक है, अब देखिए तटीय मैदान आप समझ सकते हैं। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे है, खारे पानी की सबसे झील है, और ये ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में चिल्का झील, याद रखेंगे, महानदी। अब द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? उसके बाद देखिए, एक क्या है, एक द्वीप है। द्वीप मतलब क्या है, चारों तरफ पानी रहेगा, बीच में एक जगह रहे। ठीक है, भारतीय मरुस्थल आप देख सकते हो। तो देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटा प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनका लक्षद्वीप, मीनाकाई तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले इनको जो है लक्षद्वीप, मीनाकाई तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। याद रखेंगे, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लक्षद्वीप समझ में होंगे। अब यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है लक्षद्वीप, याद रखेंगे। ठीक है, कावरवती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, कावरवती। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। कहाँ, पिटली द्वीप, याद रखेंगे। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों के संकरा की ओर ध्यान दीजिए। यह अंडमान निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे ये सब। उससे पहले क्या है, प्रवाल। प्रवाल क्या है, प्रवाल एक पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्मतम प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तक गर्म जल में होता है। इनके कैल्शियम कार्बोनेट का सर्व होता है। प्रवाल श्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल लोधिका, तट प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल लोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हर्ष यू आकार के वाले रोधिका होती है।
बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्य दो भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। ठीक है, यह माना जाता है कि द्वीप समूह निविचित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाला पादप एवं जंतु बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विस्तृत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवत है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। अब क्या आप जानते हैं, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वेरेन द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वेरेन द्वीप पर स्थित है, याद रखेंगे। अब विभिन्न भू आकृति विभागों की विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करते हैं, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक है और वह देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्य भंडार है। इनमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तट क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावना प्रदान करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 2 भी एंड होता है और उसका अभ्यास आप देख सकते हो। क्वेश्चन MCQ देख सकते हो। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्या कहलाता है? वो द्वीप वगैरह। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का क्या है? म्यांमार का। उसके बाद गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर। चलिए, सारे का सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं और आप खुद सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसे फिर नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है और इसमें जो भी साउंड का प्रॉब्लम हुआ, नेक्स्ट जो भी चैप्टर हो या आने वाला क्लास में इसको बहुत जल्दी सुधारा जाएगा। तो आप लोग चलिए बने रहिए और चलिए मिलते हैं फिर इसका चैप्टर 3 में।